हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहला है सुदर्शन झील। यह गुजरात के गिरनार में स्थित है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में चंद्रगुप्त भी होता है और कभी कभी ऑप्शन में पुष्यगुप्त भी होता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर ही उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद अशोक के राज्यपाल दुशास्प जिसका नाम था, उसने यहाँ से नहर निकलवाई थी। साथ ही इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो नहर किसने निकलवाई थी सुदर्शन झील से? अशोक के राज्यपाल दुशास्प ने। और फिर बाद में स्कंदगुप्त ने इस झील पर एक बांध भी बनवाया था। अब क्योंकि यह इंसानों द्वारा बनाई गई है झील, तो इंसानों द्वारा बनाई गई झील कैसी झील होती है? कृत्रिम झील होती है। ठीक है, तो यह एक कृत्रिम झील भी है। तो आप सुदर्शन झील के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और ये झील स्थित कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये चीज़ें मैं आपको सेकेंड पार्ट में याद करवाऊंगा ट्रिक से। ठीक है, अब अगली झील है आना सागर झील। यह एक कृत्रिम झील है। यह राजस्थान के अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता राजा अर्णोसा अनाजो ने 1135 से 1150 के बीच करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी ने। और फिर बाद में शाहजहां ने लगभग 1627 ईस्वी में इसमें 1240 फीट लंबा कटहरा लगवाया था। ठीक है, और संगमरमर की 5 बारहदरी भी लगवाई थी। तो आप इसके बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। वैसे आप आना सागर झील को ऐसे याद रख सकते हैं, आना सागर से मिलता जुलता एक शब्द है राणा सागर। आपको पता है कि राणा सागर से राणा प्रताप याद आएंगे, और जब राजा महाराजाओं की बात होती है तो हमेशा राजस्थान ही याद आता है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये? राजस्थान के अजमेर में। अब अगली झील है जयसमंद झील। यह राजस्थान में स्थित एक कृत्रिम झील है। क्योंकि इसका निर्माण इंसानों द्वारा ही करवाया गया था और इसे ढेवर झील के नाम से जाना जाता है। ढक्कन वाला ढा जो है वो ढेवर, ठीक है, देवर नहीं, ढेवर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1711 से 1720 ईस्वी के बीच करवाया था। अब अगर अगली झील के बारे में बात करें तो अगली झील हमारे सामने है ऊटी झील। यह तमिलनाडु के ऊटी में स्थित एक कृत्रिम झील है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के ऊटी में। नाम से स्पष्ट है, ऊटी झील तो ऊटी में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वह 1825 में यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियन ने करवाया था। तो आप याद रखिएगा, ऊटी झील का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियन ने सन 1825 में। अब अगली झील है कोलेरू झील। यह आंध्र प्रदेश में स्थित ताजे पानी की झील है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है और यहाँ सर्दियों के समय साइबेरियाई पक्षी भी आते हैं। यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कोलेरू झील में सर्दियों के समय कौन आते हैं? साइबेरियाई पक्षी। ठीक है, और स्थित कहाँ पे है यह? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में। और इसके बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह एशिया की सर्वाधिक आर्द्रता वाली लैगून झील भी है। ठीक है, आर्द्रता वाली बात हो रही है, तो यह सर्वाधिक आर्द्रता वाली एशिया की लैगून झील है। अब एशिया की है तो जाहिर सी बात है कि भारत की भी सर्वाधिक आर्द्रता वाली लैगून झील कौन सी होगी? कोलेरू झील। ठीक है, अब अगला पॉइंट है चिल्का झील। यह चिल्का झील जो है यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक खारे पानी की लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील कह सकते हैं, समुद्री झील कह सकते हैं, या फिर लैगून झील कह सकते हैं। तो यह है। ठीक है, और साथ ही यह भारत और एशिया की सबसे गहरी झील है। तो आप चिल्का झील के बारे में इतनी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उनको याद रखिएगा। अच्छा, मैं बार बार एक शब्द उपयोग कर रहा हूँ, लैगून झील। तो पहले बात कर लेते हैं कि लैगून झील कहते किसे हैं। ठीक है, तो समुद्री क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का जो पानी है वह जब स्थल भाग में घुस जाता है, यानी समुद्र का जो तटीय क्षेत्र का जो पानी है वह जब स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे समुद्र के साइड बालू का अवरोध खड़ा कर देता है। ठीक है, और जब स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्री भाग से अलग हो जाता है तो इसी कारण जल की जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं। मतलब जो पानी होता है वह पहले स्थल भाग में घुस आता है और समुद्र के साइड जो बालू का अवरोध खड़ा हो जाता है, जिस कारण से समुद्री भाग और स्थलीय भाग अलग हो जाते हैं। तो स्थल भाग में जो पानी इकट्ठा हो गया तो वो क्या कहलाता है? फिर लैगून झील कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे।
अब हमारे सामने अगला पॉइंट है वूलर झील। जो वूलर झील है यह भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इसका जो प्राचीन नाम था वो था महापद्म सर, यानी वूलर झील का प्राचीन नाम महापद्म सर था। और वूलर झील से संबंधित आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि यह भारत की ताजे पानी या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो आप वूलर झील के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है पिछौला झील। यह झील राजस्थान में स्थित है और जो इसका निर्माण है वह राणा लाखा ने करवाया था, यानी पिछौला झील का निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा ने। और मैं आपको बता दूं कि इसका बाद में पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था उदय सिंह ने, ठीक है। तो आप इसके बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगली झील है पुलिकट झील। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील यानी तटीय झील भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी समुद्री तटीय झील कौन सी है? पुलिकट झील, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये झील दो राज्यों में पड़ती है, एक तो आंध्र प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में, ठीक है। इसका जो 84% भाग है वह आंध्र प्रदेश में है और इसका 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। और जो श्री हरिकोटा द्वीप है वही इसे अर्थात पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन अलग करता है? श्री हरिकोटा द्वीप। तो आप पुलिकट झील के बारे में याद रखिएगा कि यह 84% कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, 16% तमिलनाडु में। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। यानी जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसका एक और नाम है रेणु सागर, यानी इसको रेणु सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अब अगली झील है राजसमंद झील। यह भी राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। और कहाँ पे करवाया था? गोमती नदी पर करवाया था, सन 1662 से 1676 ईस्वी के बीच, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। साथ ही आप इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है लोकटक झील। यह झील मणिपुर में स्थित है तथा यह पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। यानी भारत की सबसे बड़ी झील की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात हो रही है। तो कौन सी है? लोकटक झील। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिस कारण से इस झील को तैरती झील के नाम से भी जाना जाता है। तैरती हुई झील के नाम से किसे जाना जाता है? लोकटक झील को, ठीक है। और हमारे सामने अगली झील है वेम्बनाड झील। यह झील केरल में स्थित एक लैगून झील है और यह भारत की सबसे लंबी झील है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, ठीक है। और स्थित कहाँ पे है? केरल में। और फिर अगली झील है सांभर झील। यह झील जो है राजस्थान में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो होगी चिल्का झील। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा। और हमारे सामने अगला पॉइंट है रूपकुंड झील। इस झील को रहस्यमयी झील यानी मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है। यह जो झील है यह उत्तराखंड में स्थित है और इसको मिस्ट्री लेक के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1942 में इसमें 500 से ज़्यादा कंकालों की खोज की गई थी, ठीक है। जिस कारण से इसे कंकाल झील या फिर मिस्ट्री झील के नाम से जाना जाता है। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा कि यह उत्तराखंड में स्थित है। अब अगली झील है चोलामू झील, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि यह भारत की सबसे ऊंची झील भी है। ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? समुद्र तल से 18,000 फीट ऊपर। और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ से तीस्ता नदी भी निकलती है, ठीक है। अब अगली झील है देवताल झील। यह उत्तराखंड में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है, ठीक है। पहली सबसे ऊंची झील कौन सी हो गई? चोलामू झील। और दूसरी सबसे ऊंची झील देवताल झील, ठीक है। चोलामू झील सिक्किम में स्थित थी और देवताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हुसैन सागर झील। इससे संबंधित एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह स्थित कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हुसैन सागर झील है यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है, ठीक है। कहाँ कहाँ स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में।
अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है जो कि डिडवाना झील, और इसके बारे में आप याद रखिएगा कि यह राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था वायु निर्मित, ठीक है, यानी वायु से इसका निर्माण हुआ था। तो आप इतनी चीज़ें झीलों संबंधित याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि कयाल शब्द। कयाल शब्द उपयोग किया जाता है केरल में स्थित सभी लैगून झीलों के लिए, ठीक है। कयाल बोला जाता है या फिर इसको बैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी होंगी? जो कि केरल में लैगून झीलें स्थित हैं, उनके लिए ही ये शब्द उपयोग किया जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का जिला किसे कहते हैं, तो वह बोला जाता है नैनीताल को। मैं आपको याद भी करवा देता हूँ साथ में, आपको पता ही होगा कि आँखों का जो उदाहरण है किससे दिया जाता है? झीलों से, ठीक है। यानी आँखों का उदाहरण झीलों से दिया जाता है, जिससे बोला जाता है कि ये आँखें कैसी हैं? झील सी गहरी हैं, ठीक है। तो आँखों का उदाहरण जब झील से दिया जाता है तो आँख मतलब नैना, तो नैना से नैनीताल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झीलों का जिला किसे बोला जाता है? नैनीताल को बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग याद कर लेते हैं कि भारत की कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले झील की बात करें तो पहली झील है कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद करना आसान है क्योंकि आंध्र प्रदेश में सब छिपा हुआ है अंधा, ठीक है। आंध्र प्रदेश अंधा, और कोलेरू में सब छिपा हुआ है कलर। कलर यानी रंगों की बात हो रही है। अच्छा, तो रंगों में अंतर कौन कर पाएगा? जिसको दिखाई दे, है ना, वही पहचान पाएगा कि कौन सा ग्रीन है, कौन सा रेड है, कौन सा येलो है। लेकिन कलर में अंतर कौन नहीं कर पाएगा? जो कि अंधा होगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अंधा इंसान कलर नहीं पहचान पाएगा। तो कलर से कोलेरू और अंधे से आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब अगली झील है चिल्का झील, जो कि आपको पता है कि उड़ीसा में स्थित है। जिनको नहीं पता तो याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि चिल्का में सब छिपा हुआ है चील, ठीक है। और आपको पता है कि चील एक पक्षी है जो कि उड़ता है, ठीक है। चील एक पक्षी है जो कि उड़ता है। तो उड़ने से उड़ीसा, क्योंकि उड़ने से एक ही राज्य का नाम आएगा, वो उड़ीसा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अब अगली झील है जयसमंद झील, जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में एक सब छिपा हुआ है राजा। और आपको पता है कि पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं की क्या बुलाई जाती थी? जय बुलाई जाती थी। यानी जब राजा महाराजा लोग निकलते थे या फिर कोई भी व्यक्ति राजा महाराजा के पास अपनी शिकायत लेके जाता था, तो हमेशा वह राजा महाराजा की जयकारा ही लगाता था। तो जय से जयसमंद झील और राजा से राजस्थान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। अब अगली झील है राजसमंद झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। तो राजसमंद में राज शब्द लिखा हुआ है और पहले जो राज शब्द हैं वे राजस्थान में भी हैं। तो सिंपल सा राज राज, तो राज से राजस्थान। तो आप ऐसे याद रखिएगा राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब अगली झील है पिछौला झील, जो कि राजस्थान में ही स्थित है। अच्छा, पिछौला में पी के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? छोला, ठीक है। छोले भटूरे की बात कर लेते हैं। अच्छा, जब खाने की बात होती है तो हमको सबसे पहले राजभोग ही याद आता है। क्यों? क्योंकि राजा महाराजा लोगों का जो भोजन हुआ करता था वो नॉर्मल इंसानों से बहुत अच्छा हुआ करता था। हर इंसान चाहता था कि कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में एक बार राजभोग जरूर करे, ठीक है। तो जब भी खाने की बात आती है तो हमेशा राजा महाराजा लोग याद आते हैं, और राजा से राजस्थान, ठीक है, जो कि राजाओं का स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर छोले की बात हो रही है, जो कि एक डिश ही है, छोले भटूरे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पिछौला झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऐसे ही एक और झील है जिसका नाम डिश से ही रिलेटेड है, वह है सांभर झील। आपको पता है कि सांभर एक डिश है, ठीक है। और यहाँ भी भोजन की बात हो रही है, तो भोजन से क्या होगा? राजभोग, राज अर्थात राजस्थान की बात। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसको याद करने का एक दूसरा भी तरीका है, सांभर में सभा शब्द छिपा हुआ है। और आपको पता है कि राजा महाराजाओं की सभा लगती थी, ठीक है। तो सभा से सांभर झील और राजा से राजस्थान। तो सिंपल सा आप ऐसे इसको भी याद कर सकते हैं। अब अगर बात करें अगली झील की, तो अगली झील है पुलिकट झील। ये झील कहाँ स्थित है? पहला तो आंध्र प्रदेश में 84% भाग और 16% भाग तमिलनाडु में, ठीक है। यानी दो राज्यों में स्थित है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। तो सिंपल से याद करना है, पुलिकट शब्द में शब्द लिखा हुआ है पुल और कट, यानी कोई भी पुल है उसको कट कर दिया गया। अच्छा, पुल को कट कर दिया गया तो अब क्या होगा कि जो दो स्थान आपस में मिल रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे। यानी पुल कट हो गई, आधी हो गई, आधी एक साइड आधी दूसरी साइड। तो अब दो स्थान आपस में नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अब नदी के दोनों किनारे आपस में नहीं मिलेंगे। दोनों किनारों को मिलाने के लिए तो पुल बनाया गया था, तो पुल को कट कर दिया गया तो नहीं मिलेंगे। तो मिलने से तमिलनाडु, और अब पुल कट हो गई तो आधी हो गई, तो आधे से आंध्र प्रदेश।
तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। 84% आंध्र प्रदेश में और 16% तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगली झील की बात करें तो वह है लोकटक झील, जो कि भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। याद करना आसान है क्योंकि मणिपुर में सब छिपा हुआ है मनी, मनी यानी पैसे की बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मणिपुर है वहाँ पर पूरा मनी ही मनी है, यानी हर तरफ वहाँ पैसा ही पैसा है। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा बाहर से जाएगा तो क्या होगा, वो एकदम मणिपुर को टकटकी लगा के देखता रहेगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मणिपुर को एक टक देखता रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरा मणिपुर में मनी ही मनी है। तो मनी जब बहुत ज़्यादा देख लेगा कोई भी इंसान तो जाहिर सी बात है कि वह एक टक देखता रह जाएगा। तो एक टक से लोकटक और मनी से मणिपुर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में। ठीक है, अब अगली झील है फतेह सागर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आसान है याद करना, फतेह की बात हो रही है। फतेह मतलब होता है जीत, और जीत की बात राजा महाराजाओं के टाइम से स्टार्ट है। मतलब एक राजा जो था वो दूसरे राजा पे आक्रमण करता था और फिर फतेह कर लेता था उस राज्य को। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि फतेह सागर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। अब अगली झील है रूपकुंड झील। ये झील स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पर कुंड की बात हो रही है। कुंड आपको पता है, नहीं देखा तो इससे पहले आपने न्यूज में सुना होगा, जबकि प्रयागराज की न्यूज थी जब सरस्वती कुंड को खोला गया था। ठीक है, आपको पता है कि जो मुगल काल में उसको बंद कर दिया गया था, तो सरस्वती कुंड को खोला गया था प्रयागराज में। जब यहाँ पे कुंभ का मेला चल रहा था उस टाइम की बात हो रही है, लगभग 400 सालों बाद खोला गया था। मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी। तो कुंड क्या होता है, एक तरीके से मतलब बावड़ी कुंड बोल सकते हैं, ऐसे कि नहाने वाला स्थान या फिर पानी भरने वाला स्थान। ठीक है, आपने शायद देखा होगा। तो रूप कुंड की बात हो रही, मतलब ऐसा भी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अगर इस कुंड में कोई नहाया तो उसका जो रूप है वह बहुत अच्छा हो जाएगा या फिर वह बहुत सुंदर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हर बंदा उस कुंड में उतर के नहाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका रूप अच्छा हो जाने वाला है कुंड में नहाने से। तो रूप और कुंड से रूपकुंड झील, और उतर के नहाएगा कुंड में क्योंकि कुंड नीचे होता है गहराई में, जैसे कुआं बने होते हैं। तो उतरने से उत्तराखंड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रूपकुंड झील कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। हमारे सामने अगला पॉइंट है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। याद करना है तो सिक्किम में सिक्का सब छिपा हुआ है। सिक्का मतलब पैसे की बात हो रही है, और चोलामू में सब छिपा हुआ है चोल। ठीक है, चोलामू चोल। चोल अगर तोतला व्यक्ति चोर को बोलेगा तो क्या बोलेगा, चोल बोलेगा। तो जाहिर सी बात है चोर लोग पैसे ही चुराते हैं अर्थात सिक्का चुराते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चोलामू झील कहाँ स्थित है, सिक्किम में। ठीक है, अब अगली झील का नाम है देवताल झील, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी झीलें हैं जिनके लास्ट में ताल शब्द आता है, वो सब झीलें कहाँ स्थित आपको मिलेंगी, उत्तराखंड में। ठीक है, चाहे वह देवताल झील हो, सात ताल झील हो, नैनीताल झील हो, या फिर राकस ताल झील हो, माला ताल झील हो, जितनी भी ताल लास्ट में आएगा जितनी भी झीलों के नाम पे, वो सब उत्तराखंड जाएंगी। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे भी आपको पता होगा कि तालों का ताल किसको बोला जाता है, नैनीताल को, और वो स्थित कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप ये याद रखिएगा कि जितनी भी झीलें हैं जिनके लास्ट में नाग और नागिन आता है, जैसे बैरी नाग हो गया। ठीक है, और साथ ही आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जैसे अनंतनाग, शेषनाग और नागिन। ये सब झीलें मतलब जिनमें नाग नागिन आएगा वो सब जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। सिंपल सा आप याद भी रख सकते हैं कि आस्तीन का सांप पालना ऐसा देखा जाता है जम्मू कश्मीर में। बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि देश से गद्दारी करते हैं और आस्तीन में नाग पालते हैं। किनको? अर्थात जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों को पालते हैं उनको ऐसा बोला जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में नाग पाले जाते हैं। तो आप सिंपल से याद रखिएगा कि जो भी नाग और नागिन से रिलेटेड होंगे वो कहाँ स्थित होंगे, जम्मू कश्मीर में, जिनके लास्ट में ऐसा शब्द आएगा। अब अगली झील है अंचार झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू में सब छिपा हुआ है मुंह, और अंचार में सब छिपा हुआ है अचार। तो जाहिर सी बात है कि अचार का स्वाद मुंह में ही आता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंचार झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब अगली झील जो है वो है फूलहर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फूलहर में सब छिपा हुआ है फुल, और उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूपी बोलते हैं। यूपी यानी अप, अप अर्थात ऊपर। तो कोई भी चीज़ है अगर ऊपर तक आ गई है, जैसे कि पेट्रोल आप डलवाते हो गाड़ी पे, तो जाहिर सी बात है ऊपर तक आ गया, यानी अब तक आ गया तो क्या हो गया, टंकी फुल हो गई। तो फुल से फूलर और अब से यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फूलर झील कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अब अगली झील है पैगोंग झील। तो इसके बारे में आपको पता ही है क्योंकि अभी भी विवाद चल ही रहा है चीन के साथ। तो ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में।
अब अगली झील है डीडवाना झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। याद करना है तो डीडवाना में डी शब्द को हटा देते हैं और डा को कर लेते हैं रा, तो हो जाएगा रवाना। रवाना होने का मतलब क्या है कि एक ही स्थान से दूसरे स्थान के लिए निकल जाना, तो स्थान से राजस्थान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डीडवाना झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक है। और हमारे सामने अगली झील है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके निर्माण से संबंधित दो पक्ष हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इसका निर्माण जो है वह उल्कापिंड के गिरने से हुआ है, और कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इसका निर्माण ज्वालामुखी गर्त से हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर उल्कापिंड से हुआ है तो फिर उल्कापिंड गया कहाँ। तो दोनों टाइप के पक्ष हैं, तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन में जो भी हो आप उस हिसाब से कंफर्म करिएगा। फिलहाल याद करते हैं कि यह स्थित कहाँ पे है। तो महाराष्ट्र में सब छिपा हुआ है महान अस्त्र, महाराष्ट्र महान अस्त्र, और लोनार में सब छिपा हुआ है लोन। तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर महान अस्त्र बना रहा है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी। तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसके पास उतने सारे पैसे हों जितने उस महान अस्त्र को बनाने में लगेंगे। तो क्या करेगा, लोन लेगा किसी से, तो लोन से लोनार और महान अस्त्र से महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है। अब अगली झील हमारे सामने है सुदर्शन झील, जो कि गुजरात में स्थित है। तो याद करना है तो सुदर्शन में सब छिपा हुआ है एक दर्शन। ठीक है, सु के बाद दर्शन सब छिपा हुआ है, और गुजरात में सब छिपा हुआ है गुजरना। गुजरने का मतलब है कि अगर बोला जाए कोई भी व्यक्ति गुजर गया है तो जाहिर सी बात है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो जब कोई भी व्यक्ति गुजर जाता है तो फिर लोग उसका अंतिम दर्शन करने भी जाते हैं। तो दर्शन से सुदर्शन और गुजरने से गुजरात। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली झील है नारायण सरोवर झील, जो कि स्थित है गुजरात में। तो नारायण में सब छिपा हुआ है नारा। ठीक है, नारायण, नारा शब्द शुरू में लिखा हुआ है, और गुजरात में गूंज शब्द छिपा हुआ है। तो जब बहुत सारे लोग कोई भी नारा एक साथ लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन सभी की आवाज़ें एक साथ नारे के रूप में उस स्थान पर गूंज जाती हैं, है ना। यानी नारा जो है वह पूरी तरह से गूंज जाता है। तो गूंजने से गुजरात और नारा से नारायण सरोवर झील। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नारायण सरोवर झील कहाँ स्थित है, गुजरात में। अब अगली झील है नक्की झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो नक्की में एक सब छिपा हुआ है नाव की, नक्की नाव की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नाव की ज़रूरत झील में है तो क्यों है, तो आप बोलेंगे क्योंकि झील में एक तरफ से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा, तभी तो नाव की ज़रूरत है, नहीं तो नाव की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको झील पार करके जाना है किसी दूसरे स्थान, तब आपको नाव की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाव की से नक्की और स्थान से राजस्थान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नक्की झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और मैं आपको बता दूं कि यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी है। ठीक है। अब अगली झील है अष्टमुदी झील, साथ ही पेरियर झील और वेम्बनाड झील। ये तीनों झीलें केरल में स्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि अष्टमुदी और वेम्बनाड झील ये लैगून झील हैं, जबकि इनमें जो पेरियर झील है वो एक लैगून झील नहीं है। एग्जाम में पूछा जाएगा अगर आपसे कि निम्न में से कौन सी झील है जो कि लैगून झील नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पेरियर। ठीक है। तो फिलहाल याद करते हैं। तो पेरियर में सब छिपा हुआ है पेरना। पेरना आपको पता होगा कि जब कोई भी फल होता है उसका जूस निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको पेरते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर सरसों की बात करें तो सरसों से तेल निकालने के लिए भी सरसों को पेरते हैं। ठीक है। तो पेरने से पेरियर हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि जूस किसका निकाला जाएगा, किसी न किसी ऐसी चीज़ का जो कि प्रॉफिटेबल हो, फालतू चीज़ का तो निकालेंगे नहीं। तो यहाँ पर केरल में सब छिपा हुआ है करेला। करेला जो कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर करेले का जूस पिया जाए तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान उनसे बच सकता है। तो करेले का जूस निकाला जा सकता है कैसे, पेड़ के। बाकी किसी भी राज्य को पेड़ की जूस नहीं निकाला जा सकता। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेरियर झील कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है। और यह एक लैगून झील नहीं है। अब अगली है अष्टमुदी झील। तो याद करना है तो अष्टमुदी में सब छिपा हुआ है अष्टमूर्ति, यानी मूर्ति की बात हो रही है। और केरल में सब छिपा हुआ है केला। आपको पता होगा अगर कोई भी मूर्ति है या फिर कोई पूजा पाठ हो रहा है तो सभी पूजा पाठ में केले के पत्ते का बड़ा महत्व होता है। आपने देखा होगा कि भले हुए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा ही हो, लेकिन उस कथा में भी केले के पत्ते आसन के रूप में लगाए जाते हैं। तो बड़ा महत्व होता है कोई भी मूर्ति हो या फिर कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें केले के पत्ते को लगाना। ठीक है। तो केले से केरला और मूर्ति से अष्टमूर्ति। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अष्टमुदी जो कि झील है वह कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है। अब अगला है वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। तो वेम्ब में एक सब छिपा हुआ है बम्बू। ठीक है, बम्बू। और केरल में सब छिपा हुआ है करेला।
तो आपको पता होगा कि जो करेले के पौधे उगाए जाते हैं तो उनके लिए बम्बू का बनाया जाता है, जिससे कि वो बम्बू का एक स्थान बना दिया जाता है जिसमें उस करेले को ऊपर रख दिया जाता है। बाद में वो उसी के ऊपर फैल के फिर सब्जियां देता है। तो आपने देखा भी होगा, अगर आप गांव से होंगे या फिर कहीं भी आपने देखा ही होगा ये चीज़ें। अगर नहीं देखा है तो नेट में आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है, अब अंतिम दो झीलें हैं डल झील और वुलर झील। याद करना आसान है क्योंकि ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो अगर कोई भी जानवर या इंसान फंस जाए बर्फ़ के बीच में तो जाहिर सी बात है कि वो पैक हो जाएगा, तो हिल डुल नहीं पाएगा। तो डुल से डल झील, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डल झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अब लास्ट बचता है वुलर झील। तो वुलर में वूल सब छिपा हुआ है, वूल मतलब ऊन। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ ठंड पड़ेगी वहाँ ऊन की ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, तो वूल यानी ऊन की ज़रूरत, तो वूल से वुलर झील। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी भारत की महत्वपूर्ण झीलें थी उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नक्की झील कहाँ स्थित है। साथ ही आपको कमेंट करके बताना है कि लोनार झील और सुदर्शन झील कहाँ स्थित है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके और उनको भी ये चीज़ें याद हो सकें। ठीक है, और आंसर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।